हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में 20 अप्रैल को कुमार सर के द्वारा जो आपकी फुलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी के अंदर भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। तो जो माउंट रुआंग ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया के सुलावेसी के अंदर है और यहाँ पर 11,000 प्लस जो निवासी हैं उनको विस्थापित कर दिया गया है। और जो इंडोनेशिया है ये प्रशांत अग्नि मेखला के अंतर्गत आता है, इस वजह से यहाँ पर भूकंप ज्वालामुखी वगैरह ये सबसे ज़्यादा आते हैं। तो हाल में इससे पहले भी क्राकातोआ है, माउंट सिनाबुक, मेरापी ज्वालामुखी, ये सब भी इंडोनेशिया के अंदर ही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और सुमात्रा, जावा, सुलावेसी और बोर्नई ये द्वीप है, ये इंडोनेशिया के अंदर ही है। और जो जकार्ता है यहाँ पर ही जो आसियान है इसका हेडक्वार्टर भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। स्ट्राम्बोरी ज्वालामुखी, तो इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। विसुवियस व एटना ज्वालामुखी इटली के अंदर है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर के अंदर है। बैरन द्वीप ये भारत के अंडमान निकोबार के अंदर है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो ये बैरन द्वीप ही है, इनको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो जो थल सेना अध्यक्ष है, तो थल सेना मतलब दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, और वर्तमान में हेड है मनोज पांडे। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और 30 अप्रैल 2024 को ही जो आर हरि कुमार है ये रिटायर हो रहे हैं और इनकी जगह वर्तमान में वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना अध्यक्ष बना दिया गया है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विवेक राम चौधरी इसके वर्तमान में हेड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच हरिंदर सिंह है। अनीस शाह ये फिक्की के हेड है। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त है। अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के हेड है। किशोर मकवाना ये NCSC के वर्तमान में हेड है। अजय माणिक राव तो ये वर्तमान में लोकपाल है। तो लोकपाल कौन है? अजय माणिक राव, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो फिलीपींस को। तो जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका पहला खेप है ये फिलीपींस को निर्यात किया गया है। $375 मिलियन का ये निर्यात हुआ है और पहली बार ये एक्सपोर्ट किया जा रहा है। C-17 जो ग्लोब मास्टर है परिवहन विमान, इसके द्वारा ही जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है इसका निर्यात किया जाएगा। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये 2.8 मेक की है क्रूज मिसाइल और ये दागो और भूल जाओ प्रणाली पर आधारित है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और ये लुजोन द्वीप है इस पर स्थित है मनीला। मनीला के अंदर ही ADB का हेडक्वार्टर है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी यहीं पे दिए जाते हैं और पहली बार विनोबा भावे को दिया गया है, वर्तमान में रवि कन्नड़ को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये भी मनीला के अंदर ही है। सुपरसोनिक मिसाइल है ये 1.5 मेक इसकी स्पीड होती है, इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। केंद्र सरकार ने LGBTQ+ समुदाय पर किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो राजीव गौबा की अध्यक्षता में किया है। तो हाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अक्टूबर 2023 में फैसला आया था, सुप्रियो चक्रवर्ती केस था, तो उसमें संवैधानिक बेंच बैठी थी और समलैंगिक विवाह इसको मंजूरी नहीं दी गई थी। और हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा है एक जो समिति बनाई गई है राजीव गौबा की अध्यक्षता के अंदर ही। वन नेशन वन इलेक्शन ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में समिति बनी है। वन नेशन वन टैक्स वन सिस्टम तो ये GST से संबंधित है, विजय केलकर समिति। RBI से संबंधित कमेटी है यंग हिल्टन आयोग या साई आयोग। बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है नरसिम्हन समिति। लोक सेवा आयोग ली आयोग। नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो आबू धाबी UAE के अंदर ही हुआ है और ये 16 से 18 अप्रैल के मध्य इसका आयोजन किया गया है। फ्यूचर एनर्जी कंपनी के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया है। उद्देश्य क्या है? नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। UAE के अंदर ही हाल ही में जो COP28 है इसका होस्ट UAE था और हाल ही में बाढ़ आने के कारण यहाँ पर इस वजह से भी UAE चर्चा के अंदर है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास है ये भारत और UAE के मध्य ही आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। GI टैग प्राप्त तिरंगी बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प का संबंध किससे है? तो वाराणसी से है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही सबसे ज्यादा GI टैग तो दूसरे नंबर पर है, सबसे ज्यादा तो तमिलनाडु में है और दूसरे नंबर पर है
जहाँ पर 75 जीआई टैग मिले हैं। तो भारत में सर्वाधिक जो जीआई टैग है उत्तर प्रदेश को ही है। और हाल में 6 नए उत्पाद है उनको भी जीआई टैग मिला है, जिसमें तिरंगी बर्फी है, धलवा मूर्ति धातु शिल्प है, लखीमपुर की खीरी है और बरेली का बैल है। तो बरेली का बैल। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही जो तिरंगी बर्फी है ये मीठा हथियार के रूप में यूज किया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया है? तो 8 अगस्त 1942 को। और जो जीआई टैग है ये 1999 का एक्ट है, 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, लागू 2003 में हुआ है, पहली बार 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, स्काई ट्रैक के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा स्टार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो GMR एयरपोर्ट को। तो स्काई ट्रैक है ये वर्ल्ड में बेस्ट है, चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, और साउथ एशिया के अंदर है GMR एयरपोर्ट हैदराबाद का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, संस्मरण जस्ट ए मर्सनरी का संबंध किससे है? तो डी सुब्बा राव का। तो जो डी सुब्बा राव है ये RBI के एक्स गवर्नर भी रह चुके हैं, और केंद्रीय बैंक और सरकार के मध्य जो संबंध है वो इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जनरल मनोज पांडे ने किस देश के अंदर हाई टेक IT लैब का उद्घाटन किया है? तो उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और डस्ट लीग अभ्यास है, इसका आयोजन भी भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ही किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक के अंदर किया गया है, और भारत ने टोटल पदक 9 जीते हैं, रैंक भी भारत की 9वीं है, पहले स्थान पर जापान है और सेकंड स्थान पर ईरान है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, तक्षवी वागानी ने 25 मीटर से अधिक की सबसे निचली लिम्बो स्केटिंग के अंदर बनाया नया विश्व रिकॉर्ड। तो ये तक्षवी वागानी के द्वारा बनाया गया है, इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आप जो गायत्री मंत्र के अंदर सर के द्वारा महत्वपूर्ण अनुसूची और अनुच्छेद करवाए गए हैं उनका रिवीजन भी करवा देती हूँ। आपको ये क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, जिससे कि अगर किसी क्वेश्चन में कोई गलती होगी तो मैं PDF के अंदर उसको करेक्ट कर दूंगी। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी क्लास भेजूंगी आपके पास में वो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियाँ को देख लेते हैं। पहली अनुसूची का संबंध तो राज्यों का संघ से संबंधित है। वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची के अंदर वेतन भत्ते व पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची के अंदर शपथ संबंधी उल्लेख है। चौथी अनुसूची के अंदर राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है। पांचवी अनुसूची के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है। छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जो जनजातीय प्रशासन है उसका उल्लेख किया गया है। तो ये याद रख लेना कौन कौन से राज्य शामिल है। इसके अंदर मणिपुर शामिल नहीं है, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल है। सातवीं अनुसूची तो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची तो ये भाषाओं से संबंधित है, मतलब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। तो 15वीं भाषा को 21वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सिंधी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी मतलब नमक तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया है। 92वें संविधान संशोधन के द्वारा ही 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। आगे देखते हैं 9वीं अनुसूची तो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची तो दल बदल से संबंधित प्रावधान है, और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची तो इसके अंदर पंचायतों का प्रावधान है। 73वां संविधान संशोधन किया गया था और ये लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 के अंदर ही। इसके अंदर टोटल 29 विषय हैं। आगे देखते हैं 12वीं अनुसूची तो ये नगर निकायों का इसके अंदर प्रावधान है। इसके अंतर्गत 74वां संविधान संशोधन हुआ था और इसके अंदर टोटल विषय है 18। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे अब जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1 तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में है। अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तो इसमें नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 के अंदर अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत का उल्लेख है। अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत ही विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर प्राण एंड दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21(1) के अंदर शिक्षा से संबंधित है और इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही जोड़ा गया है।
अनुच्छेद 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के अंदर ही इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है और भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही इनको संविधान की आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। अनुच्छेद 38 के तहत लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। अनुच्छेद 39A में निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ही ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इनको याद रख लेना। अनुच्छेद नंबर 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है और अभी तक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। अनुच्छेद 47 पोषण से संबंधित। 50 कार्यपालिका एंड न्यायपालिका के पृथक्करण का। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और ये मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही और भाग 4(1) के अंतर्गत है। अनुच्छेद नंबर 52 में राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिक शक्ति नीति है राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 54 के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55 के अंदर राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि। अनुच्छेद 56 के अंदर राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख। अनुच्छेद 71 में चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं उनका निपटारा है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत समाधान की शक्ति राष्ट्रपति के अंदर निहित है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का उल्लेख है। अनुच्छेद 108 के अंदर ही संयुक्त बैठक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 के अंदर ही वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख। अनुच्छेद 123 में ही राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 के अंदर ही अभिलेख न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अनुच्छेद 143 के अंदर ही राष्ट्रपति वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। अनुच्छेद 148 के अंदर ही महालेखागार का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 के अंदर राज्यपाल। अनुच्छेद 161 के अंदर ही राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 165 के अंदर ही महाधिवक्ता का उल्लेख है और अनुच्छेद 213 के अंदर ही राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है और अनुच्छेद 214 के अंदर ही हाई कोर्ट का उल्लेख है। आगे और देखते हैं। अनुच्छेद 215 के अंदर मतलब हाई कोर्ट वो एक अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 243 से 243O तक स्थानीय स्वशासन मतलब जो पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 226 के अंदर हाई कोर्ट के द्वारा जो रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 39A में दिल्ली संबंधी। अनुच्छेद 246A में GST। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचयी निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 315 UPSC का। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 238 तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख है और अनुच्छेद 338A ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। अनुच्छेद 343 तो राजभाषा हिंदी से संबंधित है। अनुच्छेद 352 तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और अब तक भारत के अंदर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है और ये आपातकाल है वो युद्ध, बाहरी आक्रमण व सशस्त्र विद्रोह के कारण ही लगता है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अनुच्छेद 360 तो वित्तीय आपातकाल, तो भारत के अंदर अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल है वो नहीं लागू किया गया। अनुच्छेद 368 तो संविधान के अंदर संशोधन से संबंधित है और अनुच्छेद 370 तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है वो अपन ने कर लिए हैं। आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।